हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग एक नई मोटर को डिस्कशन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अगर एक हफ्ते से हम लोग यही देख रहे हैं कि बहुत सारी मोटर्स होती हैं जिसकी वर्किंग हम लोग को देखना है, कैसे मोटर काम करती है। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास सिंक्रोनस मशीन होती है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सिंक्रोनस मशीन के पार्ट्स कितने होते हैं। सिंक्रोनस मशीन की बेसिकली हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ पे जो आपका सिंक्रोनस मोटर था और सिंक्रोनस जनरेटर है ना, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सिंक्रोनस अगर मोटर की हम लोग बात करते हैं तो वो हम लोगों ने उसका देखा था, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, बनावट देखी थी, और फिर हम अल्टरनेटर के बारे में देखेंगे। आज हम लोग नई मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इसकी बनावट कैसी होती है, इसका रोटर कैसा होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं तो उसकी उसके बारे में हम लोग देखना है कि हमारी जो उसकी कंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो बनावट होता है वो कैसा होता है। उसके बारे में उसकी तुलना अगर हम करते हैं किसी दूसरी मोटर से, हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रखा है, उसके बाद हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ा है, तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों मोटर से तो क्या कंपैरिजन निकलता है, क्या इसका बेनिफिट होता है अदर मोटर से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा कह रहा है रोटर। अगर हम रोटर की बात करते हैं, क्या इसमें कुछ हम अलग अलग रोटर बनाते हैं, क्या इसका रोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, सिंक्रोनस मशीन से अलग होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से अलग होता है, उसके बारे में हमें देखना है। और लास्ट में दिया है वर्किंग प्रिंसिपल, क्योंकि किस सिद्धांत में काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है। जैसे अभी यूपीपीसीएल की वैकेंसीज निकल रही है, आरबीएनएल की वैकेंसीज निकल रही है, या अदर इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो वैकेंसीज निकलती है, उसमें मशीन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और उसमें खासकर ये वाली जो मोटर है इसमें 3 या 4 क्वेश्चंस रहते हैं। उसको हम लोग लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर ये वीडियो आप थॉरोली देखते हैं तो आप जितने जितने भी क्वेश्चन इस मोटर से रिलेटेड आते हैं वो आप उसको आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो आईटीआई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इवन जो इंजीनियरिंग में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं उसका एक पूरा चैप्टर दिया हुआ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग इसके ओवरव्यू के बारे में देखेंगे कि हमारी मोटर कैसे काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर उसको हम किसी दूसरी मोटर से कंपेयर करते हैं तो क्या कंपैरिजन में कुछ हमें बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो मेन टॉपिक है इनको अगर हम लोग कवर करते हैं तो क्या इनमें फीचर्स निकल के आते हैं, क्या कोई मोटर डिफरेंट होती है। अभी हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रखा है, सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ रखा है, इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर आपने पढ़ रखा है, और अल्टरनेटर के बारे में पढ़ रखा है, उसकी बनावट पढ़ी थी, उसके प्रिंसिपल पढ़े थे, उसका कंस्ट्रक्शंस पढ़े थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि हमें थ्री फेज सप्लाई देनी है मोटर को। जैसे हम थ्री फेज सप्लाई देंगे वैसे मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। वो कहाँ पे मोटर को यूज करते हैं और क्या लोड के साथ इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल सिंक्रोनस मशीन के किए थे, सिंक्रोनस मोटर के किए थे। क्या वो क्वेश्चंस इस पे भी लागू होते हैं, क्या वो प्रिंसिपल इस पे भी लागू होंगे, या इनका जो प्रिंसिपल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जैसे बच्चों आपको देखिए नाम से पता चला थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज का मतलब क्या होगा, थ्री फेज सप्लाई देते हैं। थ्री फेज सप्लाई बेसिकली बच्चों कितना होता है, तो थ्री फेज सप्लाई की अगर हम लोग बात करते हैं उसका जो वोल्टेज होता है वो कितना हम लेके चलते हैं, 440 वोल्ट। 440 वोल्ट हम लेके चलते हैं। इसका मतलब जो स्टेटर होता है उस पे आपको थ्री फेज सप्लाई देनी है। अगर स्टेटर पे आपने थ्री फेज सप्लाई दे दिया तो ये किस पे काम करती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कहीं भी अगर इंडक्शन वर्ड जुड़ जाता है दैट इंडिकेट्स दैट, अगर इंडक्शन वर्ड जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो मोटर जो होगी, वो जो मशीन होगी वो सिर्फ एसी पे काम करती है, क्योंकि इंडक्शन केवल और केवल एसी में होता है, डीसी में नहीं होता। ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि अगर आप इसको हम डीसी सप्लाई देंगे तो नहीं चलती है, क्योंकि ये केवल एसी पे काम करती है। इसका मतलब थ्री फेज 440 वोल्ट आप इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, स्टेटर पे जैसे आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इंडक्शन होता है। इंडक्शन प्रिंसिपल बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं कि इंडक्शन हमारा दो तरीके का होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है और सेल्फ इंडक्शन होता है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल को बोलते हैं अन्योन प्रेरण, और अगर सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं उसको बोलते हैं स्वतः प्रेरण। अगर अन्योन प्रेरण का मतलब क्या हो गया, कि अगर एक वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हैं, इस वाइंडिंग की सप्लाई किसी दूसरी वाइंडिंग में जनरेट होती है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, जिस वाइंडिंग में आप सप्लाई दे रहे हैं अगर उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, आपने प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिया, जैसे हम ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग मान के चलते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग ये हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई। प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। सेम यहाँ पे होगा, स्टेटर पे आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा,
स्टेटर का आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। स्टेटर के एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, रोटर पे अगर वाइंडिंग है, रोटर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो रोटर पे हम लोग क्या करते हैं, वहां भी 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। अभी जब हम लोग रोटर के टाइप की बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। तो रोटर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, इसका मतलब जैसे आप इसको सप्लाई देते हैं वैसे हमारा जो रोटर होता है इंडक्शन के कारण रोटर पे भी ईएमएफ जनरेट हो जाता है, रोटर पे भी विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, रोटर हमारा शॉर्ट होता है, रोटर करंट जनरेट होती है। उस रोटर करंट के कारण उस पे एक क्या लगता है, आघूर्ण लगता है, जिसको आप बोलते हैं टॉर्क। तो जो बल लगता है, जो आघूर्ण रखता है, वो क्या काम करता है, उस रोटर को घुमाने की कोशिश करता है और रोटर फाइनली आपका घूमने लगता है। तो सिंपल सा बच्चों, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला वो ये कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को अगर हम 3 फेस इंडक्शन मोटर से कंपेयर करें, या एकल प्रेरण मोटर जो होती है उसको हम त्रिकली प्रेरण मोटर से कंपेयर करें, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। उसमें अगर हमने सिंगल फेस सप्लाई दिया तो रोटर हमारा नहीं घूमता है, उसमें हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमारी मोटर स्टार्ट होती है। बट 3 फेस इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता। 3 फेस इंडक्शन मोटर में जैसे आप 3 फेस सप्लाई स्टेटर पे देते हैं, तो स्टेटर पे क्या होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इंडक्शन के कारण, और वो रोटर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। उसके एल्यूमिनियम के बार से हम या तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, उसके अंदर बाइंडिंग लगा के बाइंडिंग को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ताकि उसके अंदर ईएमएफ, उसके अंदर करंट जनरेट हो सके। और जैसे रोटर के अंदर करंट जनरेट होती है तो इसके ऊपर एक बल लगता है, वो बल क्या करता है, जो रोटर को घुमाने की कोशिश करता है और मोटर आपकी घूमने लगती है, मोटर आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्या मिला कि 3 फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इसका मतलब अभी तक जो हमने 3 मोटर पढ़ी है, अगर उनको हम कंपेयर करें तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। 3 फेस तुल्यकारी मोटर, 3 फेस तुल्यकारी मोटर हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसका मतलब सिर्फ यही एक ऐसी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट होती है। बच्चों, सेल्फ स्टार्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप 3 फेस सप्लाई देते हैं वैसे मोटर जो होती है वो काम करना चालू कर देती है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बाहरी यंत्र की जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप उसको स्विच ऑन करके 3 फेस सप्लाई देते हैं, मोटर आपकी चलने लगती है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हुई। तो ये डिफरेंसेस आपके जब तक माइंड में नहीं रहेंगे कि हमने जो मोटर पढ़ रखा है क्या इस मोटर में कोई और फीचर है, तो हमें चीजें समझ में आती है। ठीक, अब इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। इस मोटर का ड्रॉबैक ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, मोटर आपकी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जैसे हम इसको लोड को वेरी करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो वेरी कर जाती है। इसका मतलब जैसे हमारी सिंक्रोनस मोटर में क्या होता था कि आपने मोटर को स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर हम लोड को वेरी करते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है वो वेरी नहीं करती है, उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है, जिसको आप सिंक्रोनस स्पीड बोलते थे, जिसका फार्मूला आपने ns = 120f/p लगा रखा था, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है बनावट। अगर हम लोग इसके बनावट की बात करते हैं तो स्टेटर पे क्या होगा, स्टेटर पे खांचे बने होते हैं, स्टेटर पे 3 फेस बाइंडिंग होती है, 3 फेस कॉपर की बाइंडिंग होगी, और उस पे हम क्या करते हैं, 3 फेस सप्लाई देते हैं, उसमें जो स्लॉट्स बने होते हैं, और उससे क्या होगा, स्टेटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस तरीके से स्टेटर पे सप्लाई आप कौन सी देते हैं, 3 फेस सप्लाई आपने दे दिया। ठीक है, तो ये स्टेटर की बनावट हो गई। स्टेटर की बनावट का मतलब क्या होगा, 3 फेस बाइंडिंग आपकी लगी होगी कॉपर की, और इस पे आप 440 वोल्ट सप्लाई देंगे। ठीक, अब बात करते हैं रोटर की। अगर हम लोग रोटर की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों रोटर के 2 टाइप निकल के आते हैं, एक बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, दूसरे को बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर। जरा हम लोग रोटर के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग रोटर की बात करते हैं तो यहाँ पे रोटर हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला कौन सा रोटर होता है, जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। एक होता है सिलिंड्रिकल रोटर। सिलिंड्रिकल रोटर में क्या होगा, सिलेंडर जैसा होगा, उसमें अंदर वाइंडिंग लगी होती है, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हम रोटर पे कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। जैसे हमने सिंक्रोनस मशीन में आपने डीसी सप्लाई दिया था, यहाँ पे ऐसी कोई सप्लाई नहीं दी जाती है। रोटर पे वाइंडिंग होती है, या तो अपने अंदर ही शॉर्ट होती है, या हम उसको उस टर्मिनल को बाहर निकाल लेते हैं। एक टाइप का रोटर हो गया सिलिंड्रिकल रोटर। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा 2 रोटर क्यों बनाते हैं। दूसरा जो हमारा रोटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर। चलिए, अब देखिए ये जो मोटर है, आपने ये जो मोटर बनाई, इसका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस मोटर का ड्रॉबैक ये है कि जैसे हम इसमें लोड लगाते हैं वैसे मोटर की स्पीड क्या होती है, डाउन हो जाती है।
अब अगर आपको इसी फीचर पे आपको मोटर को ऑपरेट करना है, आप एक मोटर खरीद के ले आते हैं, उसमें लोड को वेरी करते हैं, तो उसकी स्पीड जो होती है वो वेरी करती है, उसका कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं। मोटर की स्पीड कम हो गई, डजंट मैटर, मोटर की स्पीड बढ़ गई, डजंट मैटर। अगर आप इनको केयर नहीं करते हैं तो हम कौन सा रोटर लगाते हैं, वहां हम सिलेंड्रिकल रोटर लगा देते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर में क्या होगा, इस सिलेंडर जैसा रोटर होगा, इसके अंदर बाइंडिंग लगी होगी, अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, और जैसे आप उस पे स्टेटर पे सप्लाई देते हैं वैसे रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, रोटर शॉर्ट सर्किट होता है, रोटर पे करंट जनरेट होगी, और रोटर पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, एक आघूर्ण लगेगा जो उसको घुमाने की कोशिश करता है, मोटर आपकी सिंपल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सिलेंड्रिकल रोटर होगा, इसका ड्रॉबैक ये होगा कि अगर लोड वेरी हो रहा है तो आप उसके स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। हो सकता है कि मोटर आपकी बंद हो जाए, हो सकता है कि मोटर आपकी काफी कम स्पीड पे चलने लगे, ठीक है। तो वहां हम कौन सा रोटर यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर। इसका मतलब जहां आपको बल आघूर्ण नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके बल को नहीं बढ़ा सकते हैं, रोटर के स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वहां कौन सा रोटर लगाते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर लगाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास आया कि अगर मोटर लगी हुई है, लोड आपने बढ़ा दिया, मोटर बंद हो गई। अब अगर मोटर को बंद होने से रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बल आघूर्ण को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बल आघूर्ण को कैसे बढ़ाएंगे, बाय यूजिंग दिस स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर, यहाँ पे हमें क्या करना है, रोटर का एक दूसरा टाइप लगाना है। उसमें क्या होगा, स्लिप रिंग लगा लेते हैं। स्लिप रिंग से क्या करते हैं, रोटर के टर्मिनल को बाहर निकाल लेते हैं। मैं उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारा रोटर होता है स्लिप रिंग की अगर हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब सिलेंड्रिकल जो रोटर होता है ये तो बहुत सिंपल होता है, इसमें तो आपने सिलेंडर जैसा रोटर लगाया और उसके अंदर बाइंडिंग लगाई, बाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, मोटर को स्टार्ट कर दिया, मोटर आपकी स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके जो बल आघूर्ण को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, एज ए रेगुलेटर आपको कोई डिवाइस लगानी है, तो वहां क्या करते हैं, स्लिप रिंग रोटर लगाते हैं। इसका जो रोटर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो एक तो आपका ये रोटर हो गया जिसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बाइंडिंग होगी इस तरीके से, जो बाइंडिंग लगी होती है वो आपस में शॉर्ट होगी और इसके टर्मिनल को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका शाफ्ट हो गया। शाफ्ट में आपको इसके टर्मिनल को, जो बाइंडिंग के टर्मिनल है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 3 फेज बाइंडिंग होगी, 3 टर्मिनल आप बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 स्लिप रिंग्स हम लोग लगाएंगे। ये हमारी स्लिप रिंग्स होती हैं जो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कॉपर के छल्ले जैसी होती है। इससे आपने तीनों वायर को बाहर निकाल लिया, एक वायर आपने ये लगा दिया, दूसरा वायर ये लगा दिया, इस तरीके से हमने तीनों वायर बाहर निकाल लिए। ये हमारे रोटर के टर्मिनल हो गए। रोटर पे आपने 3 स्लिप रिंग लगा के इनके टर्मिनल को आपने बाहर निकाल लिया। अब ये रोटर रोटेट कर रहा है, इतना पोर्शन जो होता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है, तो ये आपकी स्लिप रिंग हो गई, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्लिप करती रहती है और रिंग जैसी होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। ये आपकी कॉपर की बनी होती है, सॉलिड होती है, और इनके टर्मिनल जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब आपने इनके टर्मिनल को बाहर निकाल लिया, राइट। अब अगर इनके टर्मिनल को बाहर निकाल लिया, ये पोर्शन तो घूमता रहेगा, अब इसको बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कार्बन के ब्रश लगा देते हैं। तो 3 आपको कार्बन के ब्रश लगाने पड़ेंगे। ऐसे हमने क्या किया, 3 कार्बन के ब्रश लगा दिए जो स्टेटर से कनेक्टेड होंगे। कार्बन के ब्रश क्या होंगे, ये स्टेटर से कनेक्ट होंगे, ये रोटेट नहीं करते हैं लेकिन ये स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं। ये आपने कार्बन के ब्रश लगा दिया, कार्बन के ब्रश लगा के आपने तीनों टर्मिनल को बाहर निकाल लिया। एक टर्मिनल ये निकाल लिया, दूसरा टर्मिनल ये निकाल लिया, तीसरा टर्मिनल आपने, ये क्या है, कार्बन ब्रश लगा दिया। और ये जो हमारी है ये क्या कहलाती है, स्लिप रिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा रोटर होता है। अब अगर मैं बात करता हूं उसके बेनिफिट की, तो हमने ऐसे टर्मिनल को बाहर निकाल लिया, क्या फायदा होता है, इसका जो बलागुण होता है, जो रोटर पे बल लगता है, इसका जो बलागुण होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रोटर रेजिस्टेंस के। मतलब कि जो रोटर पे बल लगता है, जो रोटर पे बल लगता है वो सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है
इस रोटर का रेजिस्टेंस कितना है। अगर रोटर के प्रतिरोध को हम चेंज कर दें तो उसका जो बलागुण होता है वो बदल जाता है। इसका मतलब हमने क्या किया, सिलिंड्रिकल में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सिलिंड्रिकल में तो जितना उसका रेजिस्टेंस था वो कांस्टेंट था, उसको हमने चेंज नहीं किया, इसका मतलब उसका जो बलागुण होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसके अगर बलागुण को बढ़ाना है तो हमें रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाना होगा। रोटर के प्रतिरोध को हम बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, रोटर के टर्मिनल को बाहर निकाल लिया, कार्बन ब्रश से हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम लगा दें रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लगा दें। हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, वो स्टार में हो सकते हैं, वो डेल्टा में हो सकते हैं। हमने ये 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या फायदा होगा, इससे आपका जो रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस है, वो चेंज होता रहेगा। ये अगर आप चाहे स्टार में लगा दें, स्टार में लगाने से हमने क्या किया, लगाने के बाद हमने उसको वेरी किया, रिहोस्टेट जिसको आप बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो रोटर का प्रतिरोध होगा वो बदलेगा, रोटर का प्रतिरोध बदलेगा तो उसपे जो बलागुण लगता है वो चेंज होगा, रोटर का बलागुण चेंज हो रहा है। इससे क्या फायदा होगा कि मोटर पे जैसे आप लोड डालेंगे उसका बलागुण आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। तो उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे। अगर रोटर का रेजिस्टेंस आपको कम कर देंगे तो बलागुण कम हो जाएगा। मान लो लोड आपने हटा दिया, मोटर बहुत तेजी से चलने लगेगी, अगर नहीं आप उसको कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, फाउंडेशन को तोड़ के भाग जाएगी। उस केस में हम क्या करेंगे, उसके रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो उसका बलागुण कम हो जाएगा। सिंपल सा बात है। जैसे हम बाइक की बात करते हैं, एक बाइक होती है जिसमें आपकी स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे आपकी बैटरी वाली बाइक होती है। बैटरी वाली बाइक में क्या होता है कि अगर आदमी पीछे बैठ जाता है तो क्या होता है, वो स्लिप करने लगती है, वो नहीं निकल पाती, लोड को नहीं बियर कर पाती। इसका मतलब वो कौन सा हो गया, सिलिंड्रिकल रोटर जैसा हो गया। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक होंडा की बाइक है जिसमें गियर्स लगे हैं, एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं। अब आपने क्या किया, अचानक से पीछे कोई एक आदमी बैठा तो आपने उसके एक्सीलेटर को बढ़ा दिया, आपने गियर को बढ़ा दिया, तो उसकी पावर बढ़ा दिया। आपने पावर कैसे बढ़ाएंगे, ये जो आपने रेगुलेटर लगा रखा है, आपने कार्बन ब्रश लगा के यहाँ पे जो आपने रिहोस्टेट लगा रखे हैं, रिहोस्टेट से आपने क्या किया, उसके प्रतिरोध को चेंज कर दिया। प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका बलागुण बन जाएगा। उसका एक्सीलेटर आपने बढ़ा दिया, एक्सीलेटर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बाइक आपकी स्लिप नहीं करेगी, बाइक बंद नहीं होगी, बाइक लोड के साथ चलती रहेगी। तो ये बेनिफिट है, इसीलिए हमने क्या किया, 2 तरीके के रोटर बनाए आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको लोड को चेंज करना है, बट अगर लोड हल्का है, वहां मोटर नहीं बंद होगी, वहां स्पीड को कंट्रोल नहीं करना है, तो वहां कौन सा लगाते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर लगा देते हैं। अगर आपको स्पीड को कंट्रोल करना है कि लोड अगर ज्यादा है, लोड कम है, उसको अगर हम वेरी करना है, जैसे क्रेन होता है, अगर मान लो कोई मोटर आपको लगानी है जहां पे लोड आपने लगाया अचानक से, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उसका बलागुण बढ़ जाएगा। अगर लोड का रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया तो क्या होगा, उसका बलागुण कम हो जाएगा, तो मोटर आपकी कम हो जाएगी। इस तरीके से आपको लोड की स्पीड को कंट्रोल करना है। अगर हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, बलागुण को कंट्रोल करना है, तो वहां कौन सा रोटर लगाते हैं, स्लिप रिंग रोटर लगाते हैं। और जहां स्पीड को कंट्रोल नहीं करना होता है, जहां आपकी नॉर्मल स्पीड चलती रहती है, वहां हम क्या लगाते हैं, सिलिंड्रिकल। जैसे हमारा फैन होता है, फैन में अगर रेगुलेटर आपने हटा दिया, अब फैन किस स्पीड पे चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है ना, उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो वहां कौन सा रोटर की तरह काम करेगा, जैसे सिलिंड्रिकल रोटर होगा, सिलेंडर जैसा रहेगा, उसकी स्पीड पे आप कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा हमारे पास है स्लिप रिंग। अगर आपने रेगुलेटर लगा दिया, आपने 1 नंबर लगा दिया, 2 नंबर पे फैन कर दिया, 3 नंबर पे कर दिया, इसका मतलब आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वहां हम कौन सा रोटर लगाते हैं, स्लिप रिंग रोटर लगाते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, और जो आजकल हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्लिप रिंग रोटर कहाँ पे लगाते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर कहाँ पे लगाते हैं, अगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो हम कौन सा रोटर लगाएंगे, तो कौन सा लगाएंगे, स्लिप रिंग रोटर। अगर स्पीड को कंट्रोल नहीं करना है तो कौन सा रोटर लगाते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर लगाते हैं। जो रोटर होता है, रोटर पे वाइंडिंग होती है, रोटर पे हम कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, जैसे हम सिंक्रोनस में डीसी सप्लाई देते थे वो हम नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल बहुत आसान है इसका, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, वैसे रोटर पे क्या होता है, रोटर पे 3 फेज वाइंडिंग होती है। इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, रोटर पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, रोटर शॉर्ट सर्किट होता है, रोटर पे करंट जनरेट होती है और रोटर आपका घूमने लगता है। तो सिंपल सा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र अपने आप जनरेट हो जाता है और मोटर हमारी चलने लगती है। जो मोटर का बलागुण होता है वो रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर रोटर के प्रतिरोध को आप चेंज कर देते हैं तो मोटर की स्पीड चेंज हो जाती है, मोटर का बलागुण चेंज हो जाता है। अगर आप उसको नहीं बदलते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है वो
चेंज होती रहती है। मोटर हो सकता है लोड ज्यादा बढ़ा दोगे तो मोटर रुक जाएगी, अगर कम कर देंगे तो मोटर बहुत तेजी से चलने लगती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप की जो मोटर हम यूज करते हैं बेसिकली वो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। बड़ी बड़ी जो बल्कि मोटर होती है वो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोड जो होता है उसको चलाने के लिए हम इस मोटर को यूज करते हैं। जैसे हमारा जो आटे वाली चक्की होती है वहां पे जो हम मोटर लगाते हैं वो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है। वहां स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं। वहां जो हम रोटर लगाते हैं वो स्लिप रिंग रोटर होता है। मैक्सिमम केसेस में हम स्लिप रिंग रोटर का यूज करते हैं, जहां पे लोड के अकॉर्डिंग आपको बल आघूर्ण को कंट्रोल करना होता है। अगर बल आघूर्ण को कंट्रोल नहीं करना है तो वहां हम सिलेंड्रिकल रोटर लगाते हैं। जहां बल आघूर्ण को कंट्रोल करना होता है वहां पे हम स्लिप रिंग रोटर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट मोटर है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िए, इसके क्वेश्चंस को करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में सजेशन, अपने वैल्यूएबल सजेशन दें, ताकि जो हम अगला वीडियो बनाएं उसमें हम उस चीज को ध्यान रखें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो टॉपिक होते हैं उसको इजी वे में किस तरीके से मैं आप तक वीडियो पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।